Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Muattar Hanif. I'm assistant editor at Medical News Pakistan, and I'm so excited to welcome you all to this live session on topic of COVID-19 survivor journey. With the recent surge of COVID-19 in Pakistan, around 2 lakh people have been declared as corona positive. Among these, 4,304 people had lost their lives. However, as beam of hope has finally shone and the recovery rate has started to increase as per recent reports. But the struggle to go through these pain that is inflicted by the virus can only be best understood who have been through this. We have discussed with healthcare professionals in the past who told us the ways to recover and prevent the virus, but only the survivors, the real heroes, can actually share the perspective of COVID-19. We have with us today Dr. Amir Ismail Rizvi. He's a veterinary doctor who was tested corona positive and have recovered from it successfully. We will know more about this and his first encounter with this virus. Hello and welcome to the session, Dr. Amir. How are you? Fine, absolutely fine. Yes, sir. So, sir, when you contracted the virus and when you were declared as positive? I contracted the virus. Actual date तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, कोई भी नहीं बता सकता कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन मुझे फीवर स्टार्ट हुआ था 8 मई को। 8 मई फ्राइडे के दिन तक अच्छी तरह याद है मुझे, मैं कहीं गया हुआ था तो वहाँ मुझे फीवर स्टार्ट हुआ था। तो मैंने समझा नॉर्मल फीवर 1-2 दिन में, मैं उस दिन बहुत फटीग भी बहुत था, थका भी बहुत था, शायद इस वजह से हुआ, लेकिन फीवर 99.5 और 100 तक था और ये फीवर चलता रहा तो सोचा खुद ही सही हो जाएगा, लेकिन जब फीवर सही नहीं हो पूरा तो फाइनली डिसाइड किया 14 मई को, थर्सडे का दिन था, अच्छी तरह से याद है मुझे, कि फैमिली ने भी डिसाइड किया, मेरी मिसेज भी इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने मशवरा किया अपने मेडिसिन के कोलीग से कि फीवर नहीं कम हो रहा और फीवर वही 101, 99, 100, 101 तक रहता था। तो कोरोना का टेस्ट कराया गया, कोरोना के टेस्ट में खुद दे के आया और नॉर्मली ऐसे मुझे था फीवर, सिर्फ फीवर था, मुझे और कोई सिम्टम नहीं थे, इसके अलावा ना कोई कफ, ना फ्लू, ना कोई स्नीजिंग, ना कोई सर में दर्द, सिर्फ थोड़ी सी थकावट रहती थी और फीवर था बस। तो कोरोना के टेस्ट में 14 को दे के आया और 15 को मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि मुझे कोरोना हो चुका है, 15 मई को। तो sir, were you following any SOPs during this time? किस दौरान, पहले या इस दौरान? Sir, both of the times. तो मैं इसको तो एसओपी तो गलत लफ्ज़ है, मैं इसको एसओपी मानते ही नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, प्रिकॉशनरी मेजर है, इसको प्रिकॉशनरी मेजर या प्रिवेंटिव मेजर कहना चाहिए। और ये प्रिवेंटिव मेजर में सिंस डे 1 से, जब से कोरोना पाकिस्तान में आया था, जब से हम लोग ले रहे थे, हमारे तमाम घर वाले भी और ऑफिस में भी, लॉकडाउन तो हो चुका था, इससे मैं जूम में काम करता हूँ, तो पब्लिक इंटरेक्शन तो हमारे पास था ही नहीं, सिर्फ हमारे कुछ लिमिटेड स्टाफ आ रहा था और हम लोग होते थे, कुछ ऑफिसर्स होते थे वहाँ पे। तो हमारी प्रिवेंटिव मेजर ये होती थी, मास्क ला के रखते थे और हाथ को सैनिटाइज करते रहते। मेरे टेबल पे 3-4 सैनिटाइजर मौजूद थे, वो मैं करता रहता था, मास्क हर वक्त ला के रखते थे। लेकिन कब ये वायरस इन्फेक्ट हो गया कुछ कह नहीं सकते, कहाँ से इन्फेक्ट हो गया। सर, फिर व्हाट हैपेंड, किन सिम्टम्स ने आपको प्रॉम्प्ट किया कि अब मुझे टेस्ट लेना चाहिए? बिकॉज आप बता रहे हैं कि सिम्टम्स जो थे, मतलब किस पॉइंट पे यू टुक द टेस्ट? तो टेस्ट कराने की जरूरत इसलिए पेश आई कि जब ये 5-6 दिन गुजर गए, बुखार वही कंटिन्यूस 101, 102 इस तरह रहता, उससे ज्यादा नहीं हो रहा था बुखार, और सिर्फ जिसको की थकावट सी महसूस होती थी और कुछ नहीं होता था। तो मिसेस ने, जो कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको पहले ही बताया, उन्होंने अपनी मेडिसिन कोलीग से मशवरा किया कि अब ये टेस्ट करा लेना चाहिए कि ताकि एक रूल आउट हो जाए कि क्या वजह है जिस वजह से बुखार है। तो इस वजह से टेस्ट कराया गया था और टेस्ट करा के आए तो पॉजिटिव आया। उसमें भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कि मैंने कहा, जब अपने बुखार का 8 दिन गुजर चुका था, जब रिजल्ट आया है मेरा जुमे के दिन, तो जुमे से जुमा 8 दिन गुजर चुका था, तो इसलिए वो और कोई सिम्टम्स मुझे थे ही नहीं, इसलिए कोई परेशानी की बात मुझे महसूस नहीं हुई। सर, आपके घर वालों में कौन कौन लोग थे जिनको कोरोना हुआ है? किसी को कोरोना नहीं हुआ। मैं घर में जिस दिन से मुझे बुखार हुई थी, मैं खुद आइसोलेट हो गया था, अपने अलग कमरे में रहता था मैं, और कुछ नहीं हुआ। और मेरा डिक्लेयर होने के बाद मेरे घर वालों ने कराया, मिसेस ने और बेटे ने, उनको माशाल्लाह से दूसरे दिन रिजल्ट नेगेटिव आया। जी सर। तो सर, व्हेन आपका जो टेस्ट था वो पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ, तो सर आपके इनिशियल रिएक्शंस क्या थे? व्हाट वर योर फर्स्ट स्टेप्स? रिएक्शन मेरे कुछ नहीं थे, रिएक्शन कुछ भी मेरे नहीं थे। जब पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया तो मिसेस ने प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए
जिसको आप SOP फॉलो करते हुए कहती है कि एक ऑक्सीमीटर हम लोग जो मैं उस दिन 21 रमजान था, ऐसे ही लॉकडाउन था और मार्केटें भी सारी बंद थी, तो मिसेज ने कहीं से ऑक्सीमीटर अरेंज किया कि ये घर में होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक की जा सके इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो जुमे की शाम को ऑक्सीमीटर आ गया और उसको इत्तेफाक कहें या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मेरे साथ कहें कि मैंने चेक शाम को उसको ऑपरेट ही नहीं किया, उसको उठा के रख दिया। जुमे के सुबह हफ्ते की सुबह मिसेज ने बोला कि शाम को ऑक्सीमीटर आया था तो उसको ऑपरेट क्यों नहीं किया, कितनी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करो कितनी है। तो फॉर्चुनेटली मैंने चेक किया, उसको ऑपरेट किया, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन उस वक्त मेरी थी 84 ऑक्सीजन सेचुरेशन थी। तो मिसेज ने बोला ये तो नॉर्मल से भी बहुत कम है, तुम जाओ फौरी जाके अपना चेस्ट एक्सरे करवाओ जाके। तो मेरी वो खुशकिस्मती कहें कि लॉकडाउन होने की वजह से पूरा शहर बंद था और रास्ते पूरे खाली थे, तो मैं खुद गाड़ी ट्रैक करके एक नियर बाई हॉस्पिटल गया और अपने चेस्ट एक्सरे कराया। तो उन्होंने कहा वहीं से मुझे चेस्ट एक्सरे की वो पिक्चर भेजना क्या, लेकिन जो चेस्ट एक्सरे मैंने खुद देखा तो मेरे खुद अपने पैर की जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें मोर देन 50% लंग्स डैमेज हुआ था। हालांकि मुझे कोई सिम्टम्स फील नहीं हो रही थी, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मिसेज ने बोला मैं फौरी बात करती हूँ अपने हॉस्पिटल में जहाँ वो जो काम कर रही हैं कि मैं वहाँ अरेंज करती हूँ, तुम वहाँ फौरी जाओ और तुमको एडमिट होना पड़ेगा, तुम फौरी वहाँ से जाओ। और मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुँचा। सर आपके जो सिम्टम्स हैं स्पेशली बिकॉज वो जितनी मेरी नॉलेज है सर वो काफ़ी सिवियर हैं, तो हाउ लॉन्ग दे कंटिन्यू टू हैपन और क्या अभी सर आपको वो सेटबैक्स फेस हो रहे हैं? मैं अपनी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उस वक्त मेरी सेचुरेशन 80 हो चुकी थी। जब मुझे ER में रिसीव किया गया तो मेरी ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 थी और जो इंटरवेंशन मौजूद थे वहाँ पे दोनों, उन्होंने मुझे रिसीव किया और जब मुझे ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक की गई तो 80 थी। ABGs जो थी वो 80 में आ रही थी। तो मुझे फौरी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे ट्रांसफर किया गया है। मुझे ABG चेक की गई है और मुझे फौरी ICU में शिफ्ट किया गया है वहाँ पे। और मैं तकरीबन 15 दिन तक ICU में रहा हूँ। मेरी इस दौरान फर्स्ट 2 और 3 डेज तो मेरी ऑक्सीजन सेचुरेशन 60 तक चली गई थी और लंग्स मजीद डैमेज हुआ था, जाके पीछे मजीद डैमेज हुआ था। और हफ्ते की रात यानी 16 और 17 की दरमियानी सबको मुझे प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन भी करने की कोशिश की गई, लेकिन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के दौरान मुश्किल से 20 से 30 ml गया होगा, मैं एनाफिलेक्टिक शॉक से चला गया और मेरा BP जो है वो बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था, डेड लेवल पे चला गया था BP। तो वो उस दौरान मैं बिल्कुल फेंट हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। रात को मिडनाइट की बात है, रात 1 या 2 बजे की बात है। तो मैं बिल्कुल फेंट हो गया था। तो इस दौरान मुझे जब सुबह होश आया, मुझे 3 4 5 बजे तो बताया डॉक्टरों ने कि आप बिल्कुल तकरीबन खत्म होकर वापस आए हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक इतना शदीद हुआ था कि आपको मुश्किल से 30 से 40 ml भी प्लाज्मा ट्रांसफर नहीं हो सका और कोई काम प्लाज्मा ने नहीं किया मेरे पे। तो इस दौरान फिर आपने मशहूर एक दवा सुनी होगी टोलिसिजुमाब, जिसको एक्टर में कहा जाता है। फिर प्लान किया गया कि मुझे वो दी जाएगी। तो 17 को और 18 को वो मुझे 2 डोज दिया गया, जो कि वेल टॉलरेट किया हूँ। उसके बाद से मेरी हालत कुछ संभलना शुरू हुई है और मेरे एक्सरे सही होना शुरू हुए हैं। तो फिर मुझे ऑक्सीजन सेचुरेशन भी मैं तकरीबन 13 से 14 लीटर ऑक्सीजन में CPAP के थ्रू दी जा रही थी मुझे, और 13 से 14 दिन तक नहीं दी गई, जब जाके मेरी हालत कुछ समझी है। ठीक है सर। फिर सर ये हॉस्पिटल का जो आपका ड्यूरेशन था उसके बाद फिर सर आपको घर शिफ्ट कर दिया गया, तो फिर घर में सर आप कितने टाइम तक आइसोलेटेड रहे? आइसोलेटेड में एक दिन भी घर में नहीं रहा, इसलिए कि मेरा ड्यूरिंग ICU जब मैं था तो 26 मई को ही मेरा कोविड जो है नेगेटिव आ गया था। लेकिन मेरे लंग्स इतने डैमेज हो चुके थे कि लंग्स की ट्रीटमेंट की वजह से मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मैं 30 मई तक हॉस्पिटल में रहा हूँ। 30 मई तक ICU में रहा हूँ, फिर 2 दिन रूम में रहा हूँ, उसके बाद मैं घर शिफ्ट हुआ। सर मेरा फिर क्वेश्चन सर वही फिर मैं रिपीट करूंगी। सर अब आप बिकॉज यू आर बीइंग टेस्टेड माशाल्लाह कोविड नेगेटिव सर टेस्ट हो गए, लेकिन सर क्या कोई सिम्टम्स अभी भी हैं लाइक फटीग और एनीथिंग जो आप अभी भी सर फेस कर रहे हैं? सिस्टम कुछ नहीं है। उस कोविड की वजह से और जो मैं 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहा और लंग्स डैमेज होने की वजह से मुझे शदीद वीकनेस हो गई थी। मेरा वेट जो कह सकते हैं आपसे 10 to 12% रिड्यूस हो गया था। मेरे मसल्स बिल्कुल खत्म हो गए थे इस दौरान में। कि मेरा बेटा मुझसे मजाक में बोलता था कि बाबा आप तो दादा से भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। यानी मेरे फादर जो एज है, तो वो मेरा बेटा बोलता था, वो कंपेयर करता था कि आप तो दादा से भी ज्यादा कमजोर हो गए, मसल्स आपके खत्म हो गए हैं। तो इस दौरान मुझे मसल्स बहुत वीकनेस आई। तो इस दौरान मुझे मसल्स
कोप अप करने में टाइम लगा, और अब मैं आपके सामने माशाल्लाह से बेहतर हूँ और अपने गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ, चल फिर भी सकता हूँ, सीनियर भी उतर सकता। Okay. So, sir, my next question to you is, ठीक है सर, कंटेम्प्रेरी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब की होंगी, लेकिन सर क्या ऐसा हुआ है कि आपने कोई हर्बल मेडिसिन या कोई देसी टोटके जो व्हाट्सएप पे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, उनमें से कोई आपने ट्राई किया और डिड इट वर्क फॉर यू? बिल्कुल नहीं, मैं डे वन से इससे मुखालिफ था, और सबको जो हमारे ऑफिस में लोग कहते भी थे, दो चार चीज़ों के नाम बहुत मुतबरक नाम है, बहुत अच्छे जगहों से उसके नाम लिए जोड़े गए हैं, उसको कहने नहीं चाहिए। मैं पहले दिन से उससे मुखालिफ था, मैं सबको गाइड करता था कि ये फजूल चीज़ें ना लो, सिर्फ मेडिसिन पे लो, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करो। ये एक वो बीमारी है जो कि इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी तो होके गुजर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत से लोगों को शायद ऐसा हुआ है, होके गुजर गई, लेकिन वो चीज़ें, फजूल चीज़ें इस्तेमाल ना करें, वो अपनी जान से ना खेलें, अपनी ज़िंदगी से ना खेलें, सबको ये मैं एडवाइस करूँगा। जी सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि बिल्कुल ऐसा फेस कर भी रहे हैं लोग कि सर इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन या इन टर्म्स ऑफ इवन प्लाज्मा भी जो है, अगर किसी पेशेंट को उसकी ज़रूरत है तो सर उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी आम नहीं है। सर ऐसा आपने फेस किया सर ये सिचुएशन? नहीं, मैंने कोई फेस नहीं किया इत्तेफाक से। और ये प्लाज्मा थेरेपी पाकिस्तान में शुरू हुई थी 10th मई को, और मुझे मिला है 17 के अर्ली, मतलब 16 के रात को आ गया, तो 17 के अर्ली मॉर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन हुई है मेरी, मिल गया इत्तेफाक से। और मुझे प्रोटोकॉल भी थोड़ा सा मिलना देखते थे, मिल गया। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी 100% अभी भी इलाज नहीं है, ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। हर चीज़ एक्सपेरिमेंटल फेज में। इवन डेक्सामेथासोन मुझे भी दी गई थी, ये अब डिक्लेयर हुई है कि ये देनी चाहिए, ये करनी चाहिए, कंफर्म है, लेकिन मुझे डे वन से डेक्सामेथासोन भी दी आ रही थी, एक्टर्मा भी दी गई है। उसी वजह से शायद मैं रिकवर होके कोप होके वापस आया हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें अभी एक्सपेरिमेंटल बेस है, डॉक्टर हर चीज़ अपने आजमाता है, हर चीज़ को भी कर रहा है। लेकिन ये सोच के करना कि ये मुझे लग जाएगी और मैं सही हो जाऊंगा, आप घर में होम रेमेडी करते रहें, ये ना लें, क्योंकि डेक्सामेथासोन इंतहाई डेंजरस दवा है। बहुत सस्ती दवा, 1 रुपए की गोली मिल जाती है, लेकिन ये आपकी जान के लिए। जी सर, आपकी फैमिली का सर क्या रिएक्शन था और उन्होंने सर क्या एसओपीज फॉलो किए थे? एसओपी सारी फॉलो की थी उन्होंने, जो प्रिवेंटिव मेजर जिसको मैं कहता हूँ, सारी फॉलो की हुई थी, और डे वन से फॉलो की हुई थी। जब भी खुदा न खास्ता उनको नहीं लगी, तो सब हफ्ते में जब डिक्लेयर हो गया था मुझे, तो मैं एक दिन ही में रहा हूँ डिक्लेयर होने के बाद घर में। तो घर वाले परेशान उस दिन तो नहीं थे, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और जब मेरी जान से आ गई थी बात, लाइफ और डेथ के दरमियान में चला गया था, जब वो उनको यकीनी परेशानी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल आइसोलेशन में वहाँ था, आईसीयू में। मेरी बेगम उसके अस्पताल में काम करती थी, लेकिन वो भी मुश्किल 15 दिन में शायद या 2 या 3 दफ़ा मिल सकती हैं, क्योंकि आईसीयू में, कोविड आईसीयू में आने के लिए आपको फुल पीपीई में फिट वो प्रोटेक्ट होकर आना पड़ता था, जो कि इंतहाई लंबा चौड़ा काम था। और उनको एक्सपोज नहीं होने दिया जाता था वहाँ पे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उनको लग जाए तो और चीज़ें भी अफेक्टेड हो सकती हैं। इसलिए घर वाले बहुत परेशान थे, और घर वाले पूरे इस सिलसिले में अफेक्टेड थे कि मेरी वहाँ जो हालत थी उस वजह से। सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर एक मिथ है ये, या क्योंकि कोई साइंटिफिक इसको प्रूव करने की कोई अभी तक फैक्ट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन सर री इन्फेक्शन के भी चांसेस की भी बात की जा रही है। तो आज ही सर आज ही मैं टीवी पे देखा था, प्रोफेसर जावेद अकरम जो है मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर, वो वीसी हैं। अब तक पाकिस्तान में 3 केस ऐसे हो चुके हैं जो कि री इन्फेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक हमारे जानने वाले ही हुए हैं कराची में, जो री इन्फेक्ट हुए हैं, और बहुत चांसेस है कि हो सकते हैं, लेकिन रेयर चांसेस हैं। लेकिन वो प्रिवेंटिव मेजर आपको आखिरी वक्त तक लेना है, जब तक कि दुनिया से कोरोना खत्म ना हो जाए। प्रिवेंटिव मेजर आप खत्म नहीं कर सकते कि हो चुका है मुझे, अब मुझे नहीं होगा। सर बिल्कुल दूसरी बात सर मतलब एक लोग सर एक डरे हुए भी हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस हमें कोरोना की सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो घबरा रहे हैं हॉस्पिटल्स में जाने के लिए, क्योंकि सर एक फोबिया भी तो जनरेट हो गया है कि डॉक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली मिले हुए हैं और उनके कोई सीक्रेट एजेंडाज हैं। सर आप उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? कोई सीक्रेट एजेंडा नहीं है। मैं तो खुद अपने चश्मदीद गवाह, जो स्पेनी शाहिद कहते हैं, मैं 13-14 दिन तक उस आईसीयू में रहा हूँ, जिसमें मैंने वो कंडीशन भी देखी है जो कि आपने शायद यूट्यूब पे देखी हो, कि लोगों को किस तरह से, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि उनके डेथ के बाद क्या उनकी कंडीशन होती है, और किस तरह उनको पैक करके वो लवाहिकीन के हवाले किया जाता है, या फिर वो कंडीशन भी देखी है। कोई मिथ नहीं है इसके आगे, ये है एक बीमारी हकीकत, और इसके प्रिवेंटिव मेजर लेके इससे बचें।
बिल्कुल सर। सर एक और भी सर, जो बेसिकली जो मैंने मतलब मेरा एक्सपीरियंस जितना है वो ये है कि जो लोग सर कोविड-19 को रिकवर कर रहे हैं सर, तो सोसाइटी में उनको एक टैबू की तरह से देखा जा रहा है, आप उसके बारे में सर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं देखी जा रही है। मैं जब आईसीयू से निकल के आ गया था, जो कोविड आईसीयू था, आइसोलेटेड वार्ड था, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में आ गया, वो रूम में शिफ्ट हो गया था, तो हर आदमी मुझसे मिलने आ सकता था, हर स्टाफ मुझसे मिल सकता था, हर स्टाफ और हर डॉक्टर मुझसे रूटीन में मिलने आ रहा था विदाउट पीपीई के। तो कोई ऐसे टैबू नहीं है कि वो टैबू होगा उन लोगों के लिए होगा जो इलिटरेट हैं, जो कि इसको वही से उनको फेंक दिया जाता है वेंटिलेटर खाली करने के लिए। वो लोग अगर समझ रहे हैं तो वो समझते रहे, उनका कोई इलाज नहीं है पाकिस्तान में। जी सर। सर कोविड-19 के सर्वाइवर्स को मतलब कहा जा रहा है कि आप अपना प्लाज़्मा डोनेट करें, और और लोग जो है प्रोएक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। फिर सेलिब्रिटीज़ भी सर जो रिकवर कर रहे हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपना प्लाज़्मा डोनेट करें। सर हैव यू थॉट अबाउट डूइंग इट मैं एज़ वेल? बता रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा था, मैंने डिस्कस भी किया था पहले भी। ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक आजकल एक फैशन ट्रेंड बन गया है। फेसबुक पे लोग प्लाज्मा ऐसे मांग रहे हैं, लगता है कोई वो टीवी फ्रिज या कोई कपड़ा मांग रहे हैं, प्लाज्मा दे दो, प्लाज्मा दे दो, प्लाज्मा दे दो। प्लाज्मा डोनेशन का एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आप ऐसे जाए कि मेरा प्लाज्मा ए को बी को लगा दो, बी को सी को लगा दो, ये प्रोसीजर नहीं है। जिस तरह से मैं मिसाल देता हूँ कि अमर अकबर एंथोनी में, वो अमर अकबर एंथोनी लेटे हुए, उनकी माँ को ब्लड वहां से निकल के उधर जा रहा है। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, सही है। पहले तो ये समझ लें आप। एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, क्रॉस मैच होगा होगा उसके बाद अगर आपको पर फिट हुए हैं, जब जाके वो प्लाज्मा आके ट्रांसफर होगा, विद इन सेकेंड ही लग जाता है। दूसरी बात ये कि मैं आपके इस फोरम से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जिसको एक कतरा भी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज हो चुका है, वो प्लाज्मा नहीं दे सकता है। ये मेरी अपनी मिसाल मौजूद है। मैं जहनी तौर पे तैयार होकर एनआईबीडी गया, क्योंकि एनआईबीडी का मुझसे एक बहुत बड़ा एहसान था कि एक कॉल पे मुझे प्लाज्मा के मेरे ब्लड ग्रुप की एक यूनिट प्लाज्मा मुझे पहुंचा दिया गया। तो मेरे पे एहसान था एनआईबीडी का कि मैं वहां जाकर प्लाज्मा दूं। लेकिन जब वहां गया हूँ, मैंने चेकलिस्ट का फॉर्म भरा है, तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया चेकलिस्ट के हवाले से ही कि आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज हो चुका है, चाहे वो एक कतरा हुआ हो, चाहे एक पूरा यूनिट हुआ 450 में। तो वो लोग प्लाज्मा हरगिज नहीं दे सकते हैं एज पर प्रोटोकॉल, जिनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज हो चुका है। और प्लाज्मा खुदा रहा है ऐसे फेसबुक पे ना मांगा जाए कि मुझे प्लाज्मा दे दो, प्लाज्मा दे दो, ऐसे प्लाज्मा नहीं दिया जा सकता। और पाकिस्तान की गिनती के कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिसमें प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की रैप ने अप्रूवल दी हुई है। हर अरे गैर अस्पताल में, कहना ही नहीं चाहिए अस्पताल अस्पताल होता है, लेकिन हर अरे गैर अस्पताल में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है। ये बात आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। सर अभी बिकॉज़ सर ऑब्वियसली हमारे ऑडियंस में वो लोग भी होंगे जो पॉज़िटिव हो गए होंगे, या जो सिम्पटम्स जिनके ऐसे डेवलप हों जो टेस्ट कराने में की तरफ जाएँ। सर क्या चीज़ उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी सामान उनके पास अपने उनको पहले से अपने पास रखना चाहिए इफ़ दे आर ऑप्टिंग फॉर सेल्फ आइसोलेशन, और इन हॉस्पिटल में भी अगर वो आइसोलेट कर रहे हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सी दवाइयाँ, कौन सी मेडिसिन्स उनके पास होनी चाहिए? बिल्कुल। हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल इनको खुद केयर करेगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करता रहेगा, एबीजी चेक करता रहेगा। लेकिन अगर घर पे है तो एक ऑक्सीमीटर सस्ती सी चीज है, जो कि 2-2.5 हज़ार का मिलता है, आजकल ब्लैक में 4-4-5 हज़ार का मिल रहा है। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑक्सीमीटर अपने पास रखें। ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते रहें। जिस तरह से मैंने चेक किया, फौरी अलार्मिंग कंडीशन आई कि फौरी मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरी ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 हो गई थी और हॉस्पिटल में वो पहुंचते पहुंचते 75 और 76 हो गई थी। ऑक्सीमीटर एक घर में मौजूद रखें और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। खाने पीने में एहतियात, परहेज ना करें, मुरगन गजाओं से परहेज ना करें। वो गजाइयत वाली गजाएं खाएं जिससे उनके जिस्म में ताकत मिले और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। सर बिकॉज़ सर बहुत सारे जो लोग हैं, माशाल्लाह सर आप रिकवर कर गए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से रिकवर कर गए हैं। लेकिन देयर आर पीपल सर जो लिटरली मौत से लाइक होकर आ रहे हैं वो लोग। तो सर ऐसे टफ टाइम्स में सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से आपने ली, और आप ऐसी सिचुएशन में जो लोग हैं उनको सर आप क्या एडवाइस करेंगे? सपोर्ट जो है वो आपके घर वालों की सपोर्ट होनी चाहिए। वो पैनिक क्रिएट ना करें। अस्पताल अगर कोई आपका इलाज कर रहा है, हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो वो अपने तौर पे सबसे बेहतर इलाज कर रहा होता है आपका।
अगर वो आपको प्लाज्मा एक कॉल पे फोन करके मांगे खुद लगवा रहा है, एक्टर्मा का खुद आपको लिख के दे रहा है कि आप उसको फोर्स ना करें ये लगा दो वो लगा दो लगा दो। कोई भी डॉक्टर कभी भी गलत काम नहीं करता है, ये आप ख्याल रखें, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट अस्पताल का, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, वो हमेशा जान बचाने की कोशिश करता है। तो उसके साथ पैनिक ना करें, उसको फ्री हैंड दें, वो जो कर रहा है, जो टेस्ट आपको लिख के दे रहा है वो कराएं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ही कोविड में ऐसे होते हैं जो कि करवाए जाते हैं जिससे आपकी वैल्यू, क्योंकि अच्छा एक बात और आपको बता दूं, कोविड एक खतरनाक बीमारी जो कि आपके जिस्म में ब्लड को क्लॉट करती है, लंग्स में एम्बोलिज्म करके लंग्स में क्लॉटिंग करती है, तो इसीलिए आपको एंटी क्लॉटिंग ड्रग भी दी जाती है, वो भी दी जाती है, सुबह शाम दी जाती है, ठीक है ना। लोग एक माइंड क्रिएट करते हैं, पेट में दवा क्यों लग रही है, किससे लग रही है, तो डॉक्टर जो कुछ कर रहा है वो आपके भले के लिए कर रहा है, आप उसके काम में टांग ना अड़ाएं। सर आप वेटनरी डॉक्टर हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। सर एक मिथ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि पोल्ट्री चिकन जो होता है उसके अंदर कोरोना वायरस हो सकता है। सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पोल्ट्री चिकन में कोई कोरोना वायरस नहीं होता, ना किसी एनिमल में फिलहाल पाकिस्तान में शो हुआ है कोरोना वायरस, सही है। मेरे हमारे एक जानने वाले ने भी एक पोल्ट्री की तस्वीर भेजी जिसमें एक मुर्गी की थाई थी जिसके ऊपर ब्लड क्लॉट हुआ हुआ था कि ये कोई बीमारी है, कोई ये कोरोना वायरस है। देखो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि आमिर से पूछो क्या है ये। मुर्गियों में या किसी भी गाय भैंस में या बकरे में आपने देखा होगा जगह जगह ब्लड, पैर में या सीने पे ब्लड क्लॉट हुआ हुआ होता है। तो वो इसलिए होता है कि वो उसको उतारने में चढ़ाने में दब जाता है, चोट लग जाती है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। जी उसी तरह से जिस तरह हमको नाखून पे चोट लग जाए तो वो ब्लड क्लॉट का निशान आ जाता है, ब्लू हो जाता है, तो वो कोई बीमारी नहीं होती है। और ये बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इसका नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है कि ये जस्ट एक रूमर फैलाई गई है कि इससे ये बीमारी है और ये कोई चीज़ नहीं है। सर इसमें कोई आपका कोई स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस की इस जंग में लड़ रहे हैं? कोरोना वायरस की जंग में जो लड़ रहे हैं उनके लिए मैसेज है, बहुत काम एंड कूल रहे हैं, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी शो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही डाउन होना शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को खुश रखें, खाएं पिएं, और सस्ती सस्ती चीज़ें होती हैं, कोरोना के इलाज की बहुत सस्ती सस्ती दवाएं जो कि आप नॉर्मली घर में खाते रहते हैं। विटामिन सी हो गई, विटामिन ई हो गई, विटामिन डी हो गई और कैल्शियम हो गई। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि 2-4 रुपए की मिलती हैं, और ये अगर आप रोज़ डेली एक खाना होता है। अगर ये अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते रहेंगे आप, इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें और खुश रहें और अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करें, और बीमारी रेशो, डेथ मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम है इसमें, लेकिन जो खुदा ना खास्ता इसको हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, इससे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें। Because and with that we have reached the very end of our session. Experts said that the feeling of fear towards coronavirus patient was a result of the electronic media's failure to properly educate about the disease. इसलिए हमें कोरोना से घबराना नहीं है बल्कि लड़ना है, और ये हमने करना है through prevention और safety. Thank you, Dr. Amir, for taking time out of your busy schedule and guiding us through your experience and sharing your. I hope the listeners have enjoyed the session. Explain my speech. Because, because I hope the listeners have enjoyed the session as well, and thank you everyone who are watching us today. Please continue following Medical News Pakistan on social media channels for latest updates and facts from the world of medicine. And also don't forget to check our website www.medicalnews.pk.com. Thank you so much and keep yourself safe. Allah Hafiz.